So now we will start next theory, that is valence bond theory. ये ऑलरेडी केमिकल बॉन्डिंग में हम लोगों ने इसका बेसिक तो पता ही है ना, रूपरेखा देखा हुआ है कैसा क्या होता है, बट वही थियरी को अब हमने केमिकल बॉन्डिंग में सिंपल कंपाउंड्स पे किया था अप्लाई, और वही थियरी को हम लोग को अप्लाई करना है किस पे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पे। ठीक है, तो राइट डाउन कुछ पॉइंट्स लिखे इसके बारे में। तो पहला पॉइंट देखिए, लिखिए central metal atom, write down in the first point, central metal atom under the influence of ligand, central metal atom under the influence of ligand makes vacant orbitals, ब्रैकेट में लिखिएगा इसके आगे, इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, बार बार आप ऐसे लिख देखिए Mn प्लस सेंट्रल मेटल एटम इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Mn प्लस, ब्रैकेट क्लोज, अवेलेबल टू लिगेंड्स, ब्रैकेट के बाद अवेलेबल टू लिगेंड्स। सर आप वो कोऑर्डिनेशन नंबर के बाद बताइए ना प्लीज। इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Mn प्लस, ब्रैकेट क्लोज, अवेलेबल टू लिगेंड्स, ठीक है। इसका मतलब इसमें क्या लिखा है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहता है कि लिगेंड जब आएगा सेंट्रल मेटल एटम के पास, तो सेंट्रल मेटल एटम अपने उतने ऑर्बिटल्स खाली कर लेंगे जितने लिगेंड्स आएंगे। इक्वल टू कोऑर्डिनेशन मतलब क्या, जितने लिगेंड्स, अगर 6 लिगेंड आ रहे हैं, सेंट्रल मेटल एटम क्या करेगा, 6 तो ऑर्बिटल खाली रखेगा ना भाई, तभी तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। 6 से खाली नहीं रहेगा तो फिर कैसे बॉन्ड बनेगा, नहीं। तो ये बोला जा रहा है यहाँ पे। सेकेंड पॉइंट, दिस वैकेंट ऑर्बिटल्स hybridize together to form equal number of equivalent orbitals, This is a concept of what? Hybridization, याद होगा आपको। हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हो जाते हैं, तो जितने ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होंगे फाइनली क्या हो जाता है, सब आपस में एक सेम हो जाते हैं ना, सबकी एनर्जी सेम हो जाती है, इक्विवेलेंट हो जाते हैं, राइट। So to form equal number of equivalent orbitals. Third point, these hybrid orbitals have fixed orientation. These hybrid orbitals have fixed orientation and geometry. Fixed orientation and geometry. Now, सभी को पता है इतना तो केमिकल बॉन्डिंग पढ़ के कि फिक्स्ड ओरिएंटेशन रहेगा तो ज्योमेट्री भी क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। सभी को पता है कि जैसे sp3 कैसे बनता था, तो 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बन जाते थे और उसमें अलग अलग एंगल से एटम्स आते थे, sp3 बन जाता था। तो एक मैं टेबल बना रहा हूँ, इस टाइप का टेबल हम लोगों ने पहले भी थोड़ा बहुत केमिकल बॉन्डिंग में देखा हुआ है, ठीक है। तो कुछ केसेस आपको मालूम होगा, कुछ मैं बताता हूँ अभी, ठीक है। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ज़्यादा कुछ नहीं है, वो तो तुरंत खत्म हो जाएगा, बट थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। चलिए एक टेबल बना रहा हूँ मैं, बनाइए आप लोग।
पहले देख लीजिए टेबल में कितने कॉलम्स हैं। फर्स्ट कॉलम इज व्हाट, कोऑर्डिनेशन नंबर, ये वैल्यू है, छोटा ही रहेगा। नेक्स्ट है हाइब्रिडाइजेशन, ये भी एक छोटी वैल्यू आती है। नेक्स्ट है ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व, ये कॉलम का वेट ज्यादा होगा। तो नेक्स्ट है ज्योमेट्री, इसमें भी नेम्स आएंगे, है ना, जैसे टीवीपी ज्योमेट्री होता था, ट्राइगोनल, बाइपिरामिडल। एंड लास्ट इज एग्जांपल्स। आप लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग पहले ही पढ़ा हुआ है, और यहाँ पे अपने को केमिकल बॉन्डिंग में सिंपल कंपाउंड्स के लिए पढ़ा है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के लिए बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट इज कोऑर्डिनेशन नंबर, मिनिमम कोऑर्डिनेशन नंबर 2 रहता है किसी भी कॉम्प्लेक्स का, 2 से तो कम कैसे होगा, हाइब्रिडाइज कैसे होगा, फिर कम से कम तो 2 रहेगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर जब 2 है तो हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा इसमें। ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व क्या क्या हो सकते हैं, s प्लस px ही होना चाहिए क्या, ऐसा कोई रूल है क्या? नहीं। नहीं, px इधर, py इधर, pz, करेक्ट है, कोई भी एक होगा। s किसी के भी साथ बनाएगा तो वो जो है सिग्मा बॉन्ड बना लेगा। ज्योमेट्री क्या होगा इसका, ज्योमेट्री क्या होगा, अरे बताइए। लीनियर। लीनियर। लीनियर, ठीक है, इतना तो पता है आप लोग को। एग्जांपल देखिए, AgNH3 प्लस, देखिए दूसरा एग्जांपल CuCN ट्वाइस -1। देख लीजिए, कॉपर का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 2, सिल्वर का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 2, थोड़ी देर पहले वहां लिखा था ना। और दोनों में देखिए Ag+1 है, ये 0, यहाँ भी कॉपर +1 है, -2 उधर जाके +2, 2 -1 +1, कॉपर +1, Ag+1 का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 2। थोड़ी देर पहले जो वहां मैंने बनाया था, जो लिखे थे हम लोग, है ना। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन नंबर 3, हाइब्रिडेशन sp2, इसमें भी s प्लस कोई भी दो लिख दे रहा हूँ, px प्लस py। शुरुआत में बहुत सिंपल है। ज्योमेट्री तो वही रहेगा, ट्राइगोनल प्लेनर। इसका एग्जांपल एक ही है, Ag+2 -1 +1 है, -2। एग्जाम्पल जब कॉमन वाला है तो ठीक है, जो अनकॉमन वो याद ही रखना पड़ेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में 2-3 केसेस आ जाएंगे। पहला केस sp3, s प्लस px प्लस py प्लस pz, ज्योमेट्री सभी को पता है, टेट्राहेड्रल। एग्जाम्पल Zn वाला होगा इसमें एक, है ना, हाँ Zn वाला एक है, बिकॉज जिंक ऑलवेज फॉर्म टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। NiCl4 का एग्जाम्पल है। इसमें एक और केस है, DsP2, इसका दिमाग लगाइए। और एक और केस
D3s। देखिए बाकी सब मैं बता दूंगा। एग्जाम्पल ये 2 कॉलम आप बताइए, सोचिए थोड़ा। DSP2 आया हुआ है पहले भी, एक बार मैंने बनाया था। स्क्वायर प्लेनर है ना? क्या आता था? स्क्वायर प्लेनर। ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व n-1 d s ns और डी कौन सा? डी के 5 होते हैं। एक मैं बता देता Z हूँ स्क्वायर। आपको। अब एस के इधर ले बता दीजिए, एस को इधर बता दीजिए। देखिए 4 में से एक तो मैंने बता देना भाई, 25% तो हेल्प किया ना आपका। हाँ कौन सा? DZ स्क्वायर। तो थोड़ा सोच के देखिए, अगर DZ स्क्वायर है, स्क्वायर प्लेनर कैसे आएगा? चलो एस तो किधर भी लीजिए तो एस तो उसके x साथ square में dash y square। सर n-1d plus s plus px फिर plus वही py। बात, कौन सा डी? सर x square dash y square। हाँ xy एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस पी एक्स प्लस पी वाई। ये देखो पूरा एक्सवाई प्लेन में। इस चैप्टर में ये ज्योमेट्री पढ़ना है अपने को, कैसे क्यों एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ही रहता है, क्यों नहीं एक्स वाई हो गया? जब भी किसी ने बोला एक्स वाई धीरे से डी एक्स बोले, हाँ सही है, हाँ सर मैंने भी बोला। तो क्यों यही ऑर्बिटल रहता है इन्वॉल्व, ये भी पढ़ना है ज्योमेट्री वाइज, ठीक है? पढ़ेंगे डिटेल में। इतना तो क्लियर है ना कि ये एक प्लेन है, दिख रहा है आपको? एक्स वाई प्लेन में होगा ये, ठीक है? अच्छा जेड स्क्वायर मान लेंगे तो कैसे होगा? जेड स्क्वायर एक जेड सिर्फ जेड लाइन पे होता है अलॉन्ग जेड एक्सिस। एस चलो उसी के अलॉन्ग, इधर पी जेड। चौथा क्या लोगे फिर? फंस गए, जेड स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है? ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर एग्जांपल बहुत सारे, पीटी वाले सारे स्क्वायर प्लेनर होते हैं। PTCl4-2 PdH2O4+2 PT PD AU इन सबके कॉम्प्लेक्स स्क्वायर प्लेनर होते हैं। नेक्स्ट है D3s। अपन ने पढ़ा हुआ है डी ऑर्बिटल में कि dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर फॉर्म ओनली सिग्मा बॉन्ड, इतना तो याद होगा। नहीं ऐसे ही पढ़ा था, क्योंकि ये दो और बिकॉज दीज टू ऑर्बिटल्स आर अलाइंड अलोंग द एक्सिस। नहीं, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। बट D3s में चलो इसमें भी 4 ऑर्बिटल है, एक हेल्प कर देता मैं आपका, बस 3 सोचना है आपको। वो डी 3 डी कौन से होंगे? इसमें तीनों डी जो है अलॉन्ग द एक्सिस वाले नहीं होते बेसिकली। तीनों डी होंगे डी एक्स वाई प्लस डी वाई जेड प्लस डी एक्स जेड। अलॉन्ग द एक्सिस वाले नहीं है, बट वो जब हाइब्रिडाइज होके जब उनके, देखिए इनका नया शेप क्या आएगा वो नहीं पता अपने को, ठीक है? इनका नया शेप कैसा दिखेगा वो नहीं पता। जैसे हम लोगों ने आप याद करिए sp3 का देखा हुआ नया शेप, मतलब हाइब्रिडाइज और शेप, बड़ा वाला फिर एक छोटा वाला, याद है? बड़ा ऑर्बिटल फिर एक छोटा ऑर्बिटल, शेप देखा हुआ sp3 कि sp3 हाँ का सर। हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कैसा दिखेगा, देखा हुआ हम लोगों ने। पर D3s का नहीं पता है। इतना पता है कि D3s के नॉन एक्सिस वाले डी ऑर्बिटल s के साथ हाइब्रिडाइज होके कुछ तो भी एक ऐसा नया शेप बनाएंगे जो पर्टिकुलर अलोंग द एक्सिस होंगे फाइनली, बट कैसा दिखता है वो नहीं पता अपने को, ठीक है? वो है भी नहीं सिलेबस में, आपसे नहीं पूछेगा कभी। बट D3s में ये तीनों ऑर्बिटल होते हैं इन्वॉल्व।
इसका ज्योमेट्री क्या होगा? टेट्राहेड्रल, इसका भी टेट्राहेड्रल लिया था, ठीक है। तो इसके एग्जांपल CrO4 - 2, Cr2O7 - 2, MnO4 - 1, MnO4 - 2, तो बहुत सारे एग्जांपल बताए। फिर 4 लिख लीजिए, क्रोमेट, डाइक्रोमेट, परमैंगनेट, मैंगनेट। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन नंबर 5। टाइम क्या हो गया? कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में भी 2-3 बनेंगे। पहला है जो सबसे कॉमन sp3d, दूसरा dsp3, एक और dsp3 बनेगा, ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व अलग होंगे, ज्योमेट्री भी अलग होगा। कंप्लीट करेंगे, sp3d कंप्लीट करिए जल्दी से। ये दोनों dsp3 हाइब्रिडेशन सेम है, बट दोनों का ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व अलग होते हैं, इसलिए ज्योमेट्री भी अलग होगा। देखिए ज्योमेट्री किस पर डिपेंड करता है? ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व पे। हाइब्रिडेशन पे तो करता ही करता है, बट देखिए यहाँ 2 सेम होने के बाद भी ज्योमेट्री अलग अलग आएगा। जो मेन रीजन है ज्योमेट्री को कौन करता है डिसाइड? ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व क्या है। हाइब्रिडेशन तो आपका सेकेंडरी पार्ट है, इससे भी करेगा डिपेंड। sp3d तो सबको पता होगा क्या होता है, बताइए तो। इसको पता होता है sp3d में कौन से है ऑर्बिटल? ये तो तय है कि p के तीनों और s है, तो s। अच्छा n-1 और n, वो ऐसा नहीं लिख रहा हूँ, इतना तो समझ आता है कि बाहर वाला अगर बाद में d लिखा है तो n वाला होगा, पहले लिखा है तो n-1 वाला होगा, इतना समझ में आता है? हाँ सर। ठीक है, तो वो उतना मैं नहीं लिख रहा डिटेल में, n-1 वगैरह उतना समझ जाइए आप कि बाद वाला d है तो n मतलब सेम हो जाएगा। 4 है तो ये फोर्थ ऑर्बिट, तो ये भी फोर्थ ऑर्बिट होगा, बट यहाँ पे अगर s फोर्थ ऑर्बिट तो d थर्ड ऑर्बिट होगा, जो पहले लिख दिया। ठीक है, तो s प्लस px प्लस py प्लस pz प्लस d कौन सा? या तो x Z Z स्क्वायर, कौन सा रहता था? Z स्क्वायर, Z स्क्वायर हाँ, ज्योमेट्री का नाम क्या था? TBP ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो ट्राइगोनल प्लेनर किससे बनता था? इससे, SPX PY, सॉरी, हाँ, ट्राइगोनल प्लेनर किससे बनता था? इससे। और pz और dz क्या है? एक ही एक्सिस पे है, तो yes एक sir, pz और dz स्क्वायर हाइब्रिडाइज होके कितने बनेंगे ऑर्बिटल? 2, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। तो ऊपर से तो इसीलिए क्या बन जाता था? एक ऐसा पिरामिड ऊपर और एक पिरामिड नीचे, तो ये हो गया प्लेनर, तो ट्राइगोनल प्लेनर, और ये हो गया आपका बाई पिरामिड है, इसका नाम क्या आ गया? ट्राइगोनल बाई पिरामिड है। एग्जाम्पल इसके कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के लिख लीजिए, ये है FeCO5 न्यूट्रल। ठीक है, नेक्स्ट DSP3 सेम ज्योमेट्री सेम आएगा, बट हाइब्रिडेशन DSP3, तो फर्क क्या हो जाएगा? ये जो n dz स्क्वायर था वो क्या हो जाएगा? n-1 dz स्क्वायर प्लस pz
प्लस एस प्लस पी एक्स प्लस पी वाई। देखो तो फिर से वही ट्राइगोनल प्लेनर, और ये वाला पार्ट क्या हो गया, बाई पिरामिडल। ठीक है, अब ये किस पे डिपेंड करता है कि कौन सा कैसे बनेगा, तो सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड पे डिपेंड करेगा, दोनों पे डिपेंड करेगा। जब बॉन्डिंग देखेंगे तो हम देखेंगे। नेक्स्ट, फिर से हाइब्रिडेशन वही है, बट ज्योमेट्री और ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व अलग अलग होंगे। सोचिए थोड़ा, क्या और क्या ऑप्शन है, 5 कोऑर्डिनेशन नंबर में और क्या कॉम्प्लेक्स बन सकता है। सर MnCO5 पे -1 चार्ज कैसे है? जैसे VCO6 पे आता था माइनस में। HMnCO5, H लगा दो बाहर, H याद आया, कल ही देख रहे थे ना परसों, एसिडिक एसिड का एसिड का H। ठीक है, हाँ भाई, ये वाला नया आपके लिए, ये वाला नया मतलब ऐसा कुछ नहीं कि बिल्कुल नया, पहली बार सुनेंगे, बट हाँ इस टाइप का बॉन्डिंग देखा नहीं कभी अब तक। तो आप ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व के टर्म में सोचेंगे तो थोड़ा आपको सोच नहीं पाएंगे, ज्योमेट्री के टर्म में सोचिए, सोच लेंगे। और 5 कोऑर्डिनेशन नंबर में और क्या ज्योमेट्री पॉसिबल है। ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल कैसे बनेगा 5 में, ऑक्टा मतलब 6 तो कम से कम होने चाहिए। ऑक्टाहेड्रल का ही आधा, स्क्वायर पिरामिड। हाँ स्क्वायर पिरामिड, वही बोला, ऑक्टाहेड्रल का आधा कर दीजिए तो स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। समझ में आ रहा है, तो समझ गए होंगे, 4 एक प्लेन में एक ऊपर, स्क्वायर पिरामिडल, करेक्ट है। अब ये बताइए, ये अगर सोच ली तो अब ये सोचना थोड़ा इजी हो गया। 4 एक प्लेन में एक ऊपर होना चाहिए, तो वो डी कौन सा होगा, x स्क्वायर y स्क्वायर। ठीक है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एच प्लस पी एक्स प्लस पी वाई, ये चारों एक ही प्लेन में। देखो तो थोड़ी देर पहले लिखा था ना अभी, स्क्वायर प्लेनर, चारों एक ही प्लेन में है, और इसके परपेंडिकुलर प्लेन में कौन चला जाएगा, पीजेड ऊपर होगा। देखो तो ये चारों स्क्वायर प्लेनर, और ये हो गया उसके ऊपर तो पिरामिडल। इसका एग्जांपल कौन सा अपना, ये सब बहुत अनकॉमन कंपाउंड्स हैं, ये कंपाउंड बहुत रेयर दिखेंगे आपको आगे जाके। लास्ट है कोऑर्डिनेशन नंबर 6, इसमें ज्यादा नहीं है, ऑक्टाहेड्रल है तो 6 हो गया, sp3d2 एंड d2sp3। ठीक है, इसमें डी कौन सा, एक लिख दे रहा हूँ, s प्लस पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड प्लस कौन कौन से, एक्स दोनों जो अलॉन्ग द ऑर्बिट होते हैं, प्लस डी जेड स्क्वायर। इसका उल्टा करके इधर लिख लीजिएगा, और दोनों में ज्योमेट्री क्या आती है, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल लिख लीजिए, दोनों में ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल आती है। हाँ बट कॉम्प्लेक्स के एग्जांपल्स अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, FeSO6। ये एग्जांपल्स आपको याद नहीं करना, बैठ के ऐसा रट्टा नहीं मारना है। ठीक है, जो काम के होंगे वो तो आपको याद ही हो जाएगी। PT-2 होगा। चार्ज कैसे ले रहा हूँ ये भी समझ में आता है। पीटी का
पीटी का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कब आता है? जब पीटी +4 हो। पीटी +4 होने के लिए अगर ये -6 अंदर है, बाहर क्या होना चाहिए? -2, तब तो ये 6 - 2 क्या हो जाएगा? 4। ये भी याद नहीं करना होता है चार्ज के लिए, वो अपने आप कोऑर्डिनेशन नंबर से मालूम चल जाता है। एमएन में कैसे पता चला? हाँ, एमएन में नहीं पता चलेगा, पीटी का खासकर बोल रहा हूँ। पीटी का फिक्स था ना, एक ही था। पीटी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मतलब पीटी +4 ही होगा। तो ऐसे पर्टिकुलर केसेस का आप सोच लेंगे तुरंत जिसका फिक्स है, एमएन का नहीं। एमएन में 2 2 3 3 है, 2 है मतलब। सर हाँ, और मतलब कब मतलब पता कैसे चलेगा कि n-1 d से d में जा रहा है कि n d में जा रहा है? मतलब क्योंकि CR में दोनों में +3 H2O n d में जा रहा है और लिगेंड NH3 लिगेंड के देखिए अलग अलग है। ये अभी हाँ तो जस्ट नेक्स्ट क्लास में पर डाउट क्लियर हो जाएगा। अच्छा हाँ ठीक है, जैसे ही बॉन्डिंग बताऊंगा, H2 इज अ वीक फील्ड लिगेंड एंड NH3 इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने की वजह से उसके रास्ते में आने वाले जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल के, उसको पेयरिंग कराना शुरू कर देगा, तो वो खाली हो जाएगा। तो बताऊंगा अभी नेक्स्ट क्लास। ठीक है, और थोड़ा साइड। हाँ हाँ, ठीक है। ठीक है, तो ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का एक बेसिक वाला हो गया। नेक्स्ट क्लास में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी खत्म हो जाएगा। ऐसे कुछ ड्रॉबैक्स हैं। फिर एक लास्ट थ्योरी है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इट विल टेक 2 लेक्चर्स मिनिमम। तो बीच वाला ऑर्बिटल इन्वॉल्व हमको सोचना है क्या? देखिए, सब करना आप ही को है, बस मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, तब सोच पाएंगे आप। ठीक है, बीच वाला मतलब अच्छा ये वाला बोल रहे हैं। हाँ, और कौन सोचेगा? बोला नहीं था क्या? बस इसमें डी बाद वाला डी है और इसी को पहले लिख दीजिए, मतलब ये nth वाला है। इस वाले केस में वो n-1 हो जाएगा। n-1 dx इसका -y² n-1 dz² प्लस s प्लस px प्लस px, और कुछ नहीं। मतलब ऑक्टाहेड्रल में 2 ही कॉम्बिनेशन है, एक बाद वाला डी और एक पहले वाला। इसमें ज्यादा कुछ अपने दिमाग में लगाना है, ज्योमेट्री चेंज नहीं होता। हाँ, एग्जाम्पल्स अलग हो जाएंगे। तो देख लीजिए भाई, जितने केसेस हो सकते थे सब पढ़ा दिया। ठीक है, ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व जनरली, इस पे बहुत अच्छे क्वेश्चन जमते हैं। ये भी अगर आप ध्यान से देखें तो आपको याद नहीं करना पड़ता है ना। ये याद करके जाएंगे तो ऐसे याद करने बैठेंगे तो भूल जाएंगे। आप सोचिए कि भाई ये DSP3 ये बन रहा है, तो क्या कौन सा है ज्योमेट्री, कौन सा है? स्क्वायर पिरामिड बोलने का स्क्वायर बनाना पड़ेगा पहले, और स्क्वायर इससे बनता है यहाँ तक। और पिरामिड मतलब एक PZ ऊपर ले लीजिए, अबव परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ठीक है, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जैसे अभी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करूँ, तो ये सारे जो डाउट्स हैं कि अपने कैसे मालूम चलेगा कि कौन सा कॉम्प्लेक्स कब क्या बनाएगा, मालूम चल जाएगा। वैसे सच में देखे तो देख के कभी नहीं मालूम चलता है, वो एक्सपेरिमेंटल तरीका है, म्यू मेजर करके। म्यू मतलब मैग्नेटिक मोमेंट से मालूम चलता है कि कौन सा कॉम्प्लेक्स क्या बनाएगा। बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, सर खत्म हो गया है टेबल? हाँ टेबल खत्म हो गया। चलिए स्टॉप कर रहा हूँ मैं लेक्चर। ठीक है।